बुल रेस। भैंसगांव नाम के गांव में गाय, बैल, सांड के साथ हर साल रेस होती थी। उनके गले में बड़े बड़े पत्थर बांधते थे। उनके मालिक उन पर बैठते थे। वो रेस देखने के लिए आसपास के गांव से भी लोग उत्सुकता से आते थे। वो रेस बहुत धूमधाम से होती थी। वो रेस में जीतने वाले को गांव का बड़ा कृष्णकांत 5 लाख का बहुमान देता था। हर साल उस रेस में रजनीश नाम का आदमी हार जाता था। उसकी पत्नी सुधा से एक दिन वो, अच्छा, ये गाय को पालने का कोई फायदा ही नहीं। रास्ते पर मुफ्त में मिली ना, ताकत भी होगी सोचकर इतने साल इसे पाला। अब इसे छोड़कर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। किसी तरह इस साल वो प्रतियोगिता में जीतकर उस पैसों से गोवा जाकर कैसीनो में गैम्बलिंग करूँगा। क्या बोल रहे हैं जी आप? इसे आप पाल रहे हैं? इसे जब भी भूख लगती है इसे आप बाहर भेज देते हैं। वहाँ कचरा कुंडी में जो भी मिलता है वो ये खाती है। इसे फिर से लाकर बांध देते हो। अगर आपको बुल रेस में जीतना हो तो अच्छा भैंस या सांड को खरीदिए ना, उसे अच्छे से खाना खिलाइए। बस वही करिए, इस गाय को कुछ मत कहिए। भैंस और सांड को खरीदकर फायदा नहीं है री। मुझे एक उपाय मिला है। शहर में मेरा जो मैकेनिक फ्रेंड है उसे कल ही मिलूंगा। अब देखो, हर साल मैं ही जीतूंगा। अगले दिन रजनीश अपने दोस्त मैकेनिक मोहे से मिला। रे, मैं एक खिलौना गाय तैयार करवाऊंगा। तुम उसमें हाई पावर इंजन का इंतजाम करो। मैं उस खिलौने में बैठकर ड्राइव कर पाऊं वैसा इंतजाम करो। उसमें सिर्फ वो बड़े पत्थर ही नहीं, बड़े से बड़े पहाड़ को भी खींच पाए उतनी ताकत होनी चाहिए। फिर वैसे चीटिंग करके रेस में जीतना गलत है ना रे? गलत क्या है रे? हमें सिर्फ पैसे चाहिए बस। रेस में जीतने के बाद तुम्हें भी गोवा ले जाकर एंजॉय करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद मोहे उस खिलौने गाय के अंदर हाई पावर इंजन सेट करके उसमें ड्राइविंग सेटअप का इंतजाम किया। उस साल उस खिलौना गाय से रजनीश ने रेस में भाग लिया। गाय के अंदर वो बैठकर उसके ऊपर उसकी पत्नी सुधा को बिठाया। रेस शुरू हुई। गाय के अंदर रजनीश ड्राइव कर रहा था। उस पत्थर को वो खिलौना गाय आसानी से उसके साथ ले जाने लगी। आखिरकार फिनिश लाइन पार कर गई। सारे लोग खुशी से ताली बजाए। कृष्णकांत सुधा को 5 लाख का बहुमान दिया। वो गिल्टी फील करते हुए भी पैसे ली। ऐसे हर साल रजनीश उस बुल रेस में जीतने लगा। एक दिन सुधा, आप क्या कर रहे हैं जी? लोगों को धोखा देकर रेस जीत रहे हो, ऊपर से उन सारे पैसों को गैम्बलिंग पर डालकर खो रहे हो। ये गलत है ना जी? पैसे गए तो गए, लाइफ में मजा तो आता है नारी। मुझे एंजॉय करने दो ना। हाँ, करिए करिए, अच्छे से एंजॉय करिए। किसी दिन पकड़े जाओगे तब समझ में आएगा आपको असली मजा। एक दिन उस गांव का पेट्रोल बंक वाला पंकज कृष्णकांत से मिला। सर, हर साल बुल रेस होने वाले दिन ही सुबह रजनीश 2 कैन डीजल लेकर जाता था। उसके पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। मुझे कुछ तो दाल में काला लग रहा है सर। बेचारा मेरा भाई उसके सांड को पूरा साल खिला रहा है सर। उसके सांड से रजनीश का गाय कैसे शक्तिशाली होगा सर? उसे तो वो खाना भी नहीं खिलाता ना। कृष्णकांत को शक हुआ। कल ही रेस है ना, तुम एक काम करो, कहते हुए उसे कुछ कहा। अगले दिन सुबह रजनीश पंकज के पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए आया। वो 2 कैन दिया। रेस शुरू हुई। गाय के खिलौने के अंदर रजनीश ने इंजन स्टार्ट किया। वो स्टार्ट ही नहीं हुई। सारे गाय, भैंस और सांड आगे जाने लगी। रजनीश का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। इतने में कृष्णकांत उसके गाय के पास आया। सुधा से, आप जरा नीचे उतरिए। वो नीचे उतरी। कृष्णकांत रजनीश को गाय से बाहर निकाला। क्यों रे, अब तक ये मैकेनिकल गाय से हमें धोखा दे रहे हो? आज पंकज तुम्हें डीजल नहीं कलर वाटर दिया, स्मेल के लिए जरा सा डीजल मिलाया बस, कहकर उसे खूब पीटा। लोग वो देखकर दंग रह गए।
तुम्हारे सबसे सही यही सजा है कि आज से गधे के ऊपर बैठकर पूरे गांव में घूमना होगा। वैसे ही तुम्हारा घर बेचकर अब तक जो पैसे लिए वो वापस देना होगा, वरना जेल में डाल देंगे। रजनीश ने अपने हाथ जोड़े। उस दिन से रजनीश रोज गांव भर में गधे पे जाने लगा। गांव वाले हंसते थे तो वो अपमानित महसूस करता था। कुछ समय बाद रजनीश मजदूरी करते हुए मेहनत करने लगा। सुधा बहुत खुश हुई। एरोप्लेन पंक्चर वाली। संजीव नाइक को पुणे मुंबई हाईवे के सड़क के बगल में एक छोटा सा पंक्चर का दुकान रहता था। वो एक बड़ा शराबी था। दारू पीते ही उस रोड पर आते जाते गाड़ियों को पंक्चर डालते हुए जीवन गुजारा करता था। कभी कभी वो ज्यादा पीकर गिर जाता था तो पंक्चर के लिए आए हुए लोग सर पकड़कर वापस चले जाते थे। उसका घर शॉप से बहुत दूर रहता था, इसलिए हर रोज दोपहर में उनकी पत्नी छाया उनके लिए कैरेज में खाना लाकर वो खाने तक इंतजार करके बाद में चली जाती थी। शराब के बाद पर छाया उसे हर रोज डांटती रहती थी। क्या जी, ये तुम क्या कर रहे हो? कमाया हुआ पूरा पैसे ऐसे पीने के लिए उड़ा रहे हो तो कैसे होगा? बच्चों का भविष्य के बारे में क्या होगा? तुम अपने सेहत के लिए जरा भी नहीं सोच रहे हो क्या? अगर कल तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा हालत क्या होगा? अगर तुम पीकर गिर गए तो कस्टमर वापस चले जा रहे हैं, ये बात पता है तुम्हें? दारू पीकर हिलते हुए संजीव। बस कर तुम्हारी ये बहस, रोज सुन सुन कर थक गया हूँ। मुझे तो कुछ नहीं होगा। इस रास्ते पर येड़ों को पंक्चर हो गया तो उनके लिए मैं और मेरा दुकान ही दिशा है। फिर वापस मेरे पास ही आना चाहिए उन नमूनों को। छी, कस्टमर्स के बारे में ऐसे बातें करना बहुत गलत बात है। इतना घमंड अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा है क्या? फिर कल से तुम इधर आकर पंक्चर डालो, तब पता चलता है कि कितना मुश्किल काम है ये। मुझे कहती है देखो, औरतों को छोटा करके मत देखो। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। औरत आजकल रॉकेट भी चला रही है। पंक्चर डालना इतना मुश्किल तो नहीं है। मैं कल से ही काम शुरू करती हूँ, तुम देखते रहना। कहकर उधर से गुस्सा होकर चली गई। अगले दिन छाया पंक्चर डालना शुरू किया। सब लोग हैरान होकर उनको देखने लगे। छाया काम करते हुए देखकर संजीव बिल्कुल काम करना छोड़कर पीकर गिर जाता था। एक दिन छाया शॉप में थी, तब आसमान में जोर से आवाज सुनाई दिया। तो छाया ऊपर देखी, तब एक एरोप्लेन हवा में चक्कर मारते हुए दिखाई दिया। वो आसमान में बहुत ऊंचाई में नहीं बल्कि बहुत नजदीक से घूमने लगी। उधर पंक्चर डालने के लिए आया हुआ एक आदमी उसे देखकर लगता है कि पुणे एयरपोर्ट का रास्ता भूलकर इधर घूम रहा है। हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगा ना? रास्ता भूलकर नहीं, कुछ तो ट्रबल आया होगा, इसलिए नीचे नहीं उतर पा रहा है और ऊपर चक्कर मार रहा है। इतने में वो एरोप्लेन और नीचे आकर उस हाईवे पर जोर से आवाज करते हुए उतरकर ठीक उनका पंक्चर का दुकान के सामने आकर रुकी। अगल बगल वाले डर के मारे चिल्लाते हुए उधर से भाग गए, लेकिन छाया तो डरे बिना उधर ही खड़ी थी। तब उस विमान से एक पायलट बाहर निकला। तब छाया उस पायलट से, क्या हुआ है? आप एयरपोर्ट में उतरना छोड़कर इधर इस रोड पर इतना खतरे से क्यों उतारे? मैं क्या करूं? एरोप्लेन का आगे का टायर पंक्चर हो गया और पूरा हवा निकल गया। अगर मैं इसे एयरपोर्ट में जाकर उतारा तो संतुलन खोकर अगर दूसरे विमान को जाकर टकराया तो बहुत जाने चले जाते थे। इसलिए ऊपर से देखा तो ये जगह एरोप्लेन को उतरने के लिए सही लगा, इसलिए थोड़ा साहस करके एरोप्लेन को इधर उतार दिया। सौभाग्य अच्छा है, इसलिए ठीक आपके पंक्चर के दुकान के सामने आकर रुक गई। इधर पंक्चर डालने वाला कहाँ है? ये शॉप हमारा है और इधर पंक्चर मैं खुद डालती हूँ। क्या आप पंक्चर डालती हो? वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे का टायर का पंक्चर डालकर थोड़ा पुण्य करो माँ। तब छाया विमान के आगे का टायर के पास जाकर अच्छे से जांच करके शॉप के अंदर गई। पंक्चर डालने का सामान लाकर वापस टायर के पास आई। आगे का टायर निकालकर ट्यूब को बाहर निकालकर उसे पंक्चर डालकर
फिर से वापस विमान को वो टायर लगा दिया। वो देखकर पायलट खुशी से, शाबाश, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है माँ, औरतें किसी काम में भी कम नहीं है कहकर आपने साबित किया। उधर इकट्ठे हुए लोग उनके फोन में ये सब रिकॉर्ड करने लगे। मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा ड्यूटी मैंने निभाया। तब पायलट उनका पॉकेट में से 500 रुपयों का बंडल निकालकर छाया के हाथ में रखकर उनको प्रणाम किया। बाद में वो विमान में चढ़कर बैठ गया। ऐसे सब देख रहे थे तो पायलट उस विमान को फिर से हवा में उड़ाकर चला गया। ये सब होने के बहुत देर के बाद संजीव नींद से जागा। घर जाने के बाद छाया पैसे दिखाकर संजीव को जो हुआ सब कुछ बताई। वो बहुत खुश हो गया। अगले दिन विमान के साथ छाया और पायलट का फोटो पेपर में आया। टीवी में भी छाया विमान का पंक्चर डालते हुए दिखाने लगे। वो देखकर संजीव खुश होते हुए, छाया, तुम्हारे फोटो पेपर में देखो कितना बड़ा आया। टीवी में भी तुम्हारे बारे में दिखा रहे हैं। तुम सच में महान हो। आज से मैं पीना छोड़ देता हूँ, मेहनत करके काम करता हूँ। औरत किसी भी काम में कम नहीं है कहकर तुमने साबित किया। शाबाश। तब छाया बहुत खुश हो गई। तब से लेकर पति पत्नी दोनों अच्छे से पंक्चर डालते हुए खुशी से जीने लगे।